मातरम। आज हम देखिए परियोजना का मूल्यांकन सिद्धांतिक रूप से करेंगे। और जब परियोजना का मूल्यांकन अगर हम सैद्धांतिक रूप से करेंगे, ठीक है, परियोजना मूल्यांकन हम ऐसे लिख सकते हैं, परियोजना मूल्यांकन सैद्धांतिक विधि से। तब देखिए परियोजना का मूल्यांकन सैद्धांतिक विधि से कैसे करते हैं, लागत लाभ विश्लेषण, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही है जिसके माध्यम से परियोजना का मूल्यांकन होता है। कोई भी परियोजना हो, चाहे वो निवेश करना हो कहीं, या बजट बनाना हो, या कुछ भी हो, बजट भी एक प्रकार से निवेश है, तो कहीं भी कुछ भी करना हो तो उसका मूल्यांकन क्या करेंगे, इसी लागत लाभ विश्लेषण से करेंगे। तो मैं इसी को बता रहा था कि ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला हो सकता है निजी लागत लाभ विश्लेषण, जो हम वास्तव में थियरीज पढ़ते हैं वो सारे निजी लागत लाभ विश्लेषण में ही आते हैं, जिन्हें हम सामान्य तौर पर लागत लाभ विश्लेषण बोलते हैं। दूसरा है सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण, ठीक है। अगर निजी लागत लाभ विश्लेषण में कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ और चीजें अगर जोड़ दिया जाएगा, तो हम इसे सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण कहेंगे, ठीक है। निजी लागत लाभ और सामाजिक, बहुत ही ईजी है। सामाजिक लाभ, निजी लागत लाभ का प्रयोग जो निजी निवेशक है वो करते हैं प्रॉफिट के लिए, और जो सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण है उसका प्रयोग जहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल एडवांटेज की जरूरत होती है, वहाँ पे सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण की चर्चा होती है, और मुख्यतः सरकार के बजट में भी इसका प्रयोग होता है। आगे देखते हैं निजी लागत लाभ विश्लेषण में। अगर कोई भी लागत लाभ विश्लेषण देखेंगे तो मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण पे आधारित है। इसके दृष्टिकोण के दो आधार हैं। सबसे पहला है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण, और दूसरा है आक्रामक दृष्टिकोण। तब इसको ऐसे देखा जाए कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण है, इसका मतलब आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है इसको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि इसमें कास्ट को मिनिमाइज किया जाता है। जो निवेशक है वो कास्ट को मिनिमाइज करता है, उसके प्रयास से काम करता है, और ये है इसमें लाभ को अर्थात प्रॉफिट को अधिकतम करता है। जो निवेशक है वो कास्ट को मिनिमाइज नहीं बल्कि लाभ को अधिकतम करता है वो, ठीक है, करने का प्रयास करता है। अब देखिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण और आक्रामक दृष्टिकोण, हमने इन सारी चीजों को देख लिया। अब हम देखेंगे इसके प्रकार। तो दो प्रकार के सिद्धांतिक रूप से हम देखेंगे, तो दो प्रकार से इसको देखा जा सकता है। सबसे पहला है प्रतिष्ठित लागत लाभ विश्लेषण, ठीक है, और दूसरा है आधुनिक आधुनिक लागत लाभ विश्लेषण। दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। प्रतिष्ठित सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आधुनिक आया है, तो हम जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिष्ठित क्या है। प्रतिष्ठित जो लागत लाभ विश्लेषण है उसमें दो चीजें आती हैं। एक है प्रत्यावर्तन अवधि विधि, प्रत्यावर्तन अवधि विधि द्वारा लागत लाभ विश्लेषण की गणना। ये किस पे है, ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण पे आधारित है, ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण पे आधारित है, ठीक है। और दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रतिफल की दर, प्रतिफल की दर विधि, ठीक है। इसे रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो भाग है प्रतिफल के दर विधि की, ठीक है। सबसे पहला है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, औसत प्रतिफल की दर विधि। दूसरा है लेखांकन प्रतिफल की दर विधि या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब इन सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसका हम बढ़िया से विश्लेषण सबसे पहले कर लें, इसको कितने प्रकार वगैरह। तो आधुनिक लागत लाभ विश्लेषण में सबसे पहला है एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और दूसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। इसमें दो मेथड है, इंटरनल एनपीवी मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है ये एवरेज, इसमें प्रत्यावर्तन अवधि, और दूसरा है प्रतिफल की दर विधि। प्रतिफल की दर विधि में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं शुरू से, ठीक है। सबको हम स्टेप वाइज देखते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सारे सिद्धांत को, थियरीज को। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, उसका निवारण किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इत्यादि, अगर इसमें अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो जरूर कमेंट करें। अब हम देखते हैं सबसे पहला जो सिद्धांत है, जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, वो है प्रत्यावर्तन
प्रत्यावर्तन अवधि विधि, ठीक है। इसको हम खंड सम बिंदु विधि भी बोलते हैं, खंड सम बिंदु विधि भी बोलते हैं, या इसको बीईपी बोलते हैं। तो इसे हम एक चीज और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड मेथड। तो ये होता क्या है, हम इसको बता रहे हैं कि होता क्या है। ये प्रत्यावर्तन अवधि विधि वो होता है जो खंड समबिंदु, जैसे मान लीजिए परियोजना जब से शुरू होता है और खंड समबिंदु जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आप जानते हैं कि TR इक्वल टू TC होता है, वहां तक का जो समय, जहाँ से उत्पादन, जहाँ से लाभ शुरू होता है कंपनियों का, जहाँ से लाभ शुरू होता है, वहां से शुरू से लेकर वहां तक का जो पीरियड होता है, जो कुछ मिलता नहीं है उससे, तो उसे हम प्रत्यावर्तन अवधि बोलते हैं, ठीक है। इसको हम फिगर के रूप में ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे खींचें और फिर यहाँ पे लाभ लिखें, लाभ, और यहाँ पे लिखें हानि, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लाभ लिखें और यहाँ पे हानि लिखें, हानि को माइनस से दिखाएंगे। और यहाँ पे टाइम है, ये टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं समय विवरण ग्राफ। चूंकि जो हम निकालते हैं, जो प्रत्यावर्तन अवधि विधि, इसका उपयोग कब होता है, सबसे पहले हम उसके लिए नगद प्रवाह विवरण बनाते हैं। कोई परियोजना है उसके लिए सबसे पहले नगद प्रवाह विवरण बनाते हैं, उसके बाद से हम उसका सैद्धांतिक आधार पे सूचक के आधार पे जांच करते हैं, और फिर उसी का जो हमारे पास जो नगद प्रवाह विश्लेषण बना है, ठीक है, समय विवरण को ही देखिए, नगद प्रवाह विश्लेषण को हम समय विवरण बोलते हैं। तो समय विवरण के आधार पे ही इन सारे सिद्धांतों का मुख्य रूप से विवेचना होता है, ठीक है। अगर वो ना हो तो कुछ चीजें अगर दी हो तो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, उसी के आधार पर अगर मान लीजिए किसी का समय विवरण 12 साल का अगर कोई परियोजना है, और उसमें क्या होता है कि 6 पर TR इक्वल टू TC है, अर्थात कोई लाभ हानि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, उसके मतलब उसकी सारी लॉसेस तो खत्म हो गए हैं, सारी जो लागत है उसकी भरपाई हो गई है, लेकिन अभी लाभ नहीं मिल रहा है, उस स्थिति को खंड संबिंदु बोलते हैं। और यहाँ से लेके जब से शुरू हुआ है परियोजना और वहां तक की जो बिंदु होती, पीरियड होता है, मतलब गैप होता है, उसे हम प्रत्यावर्तन अवधि बोलते हैं, प्रत्यावर्तन अवधि बोलते हैं, ठीक है, पे बैक पीरियड आई थिंक ये बोलते हैं। बस बहुत ही ईजी है अगर आप देखें तो। अगर आपको इस हिसाब से अगर कोई मतलब निर्णय लेना हो, तो अगर मान लीजिए सेम कोई परियोजना हो, 2-3 परियोजना, तो किसी में पे बैक पीरियड क्या है, 6 साल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी में पे बैक पीरियड 6 साल है, 4 साल है और 3 साल है, लेकिन उसका जो समय अवधि वो समान है, तो आप किसका चूज करेंगे, आप 3 वाले को लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे जल्दी प्रतिफल आपको सबसे जल्दी लाभ देने लगा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं आगे। अब दूसरी विधि है, वो है प्रतिफल की दर विधि। प्रतिफल की दर विधि क्या है, इसमें जो निवेशक होता है वो अपने लाभ को देखता है कि लाभ को मैक्सिमाइज करना चाहता है, क्योंकि ये आक्रामक दृष्टिकोण पर आधारित है, हमने इसके पहले ही आपको बताया है, ठीक है। तो प्रतिफल की दर, प्रतिफल, जो प्रतिफल की दर विधि है ये 2 प्रकार का है। सबसे पहला है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, औसत प्रतिफल की दर, और दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या लेखांकन प्रतिफल की दर। देखिए, इन दोनों के लिए हमारे पास क्या है, इन दोनों के लिए हमको फार्मूले के रूप में लिखना होगा और फिर उसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबके लिए आपको नगद प्रवाह विश्लेषण लेना होगा। उसके लिए देखिए एक बार हम इसको दे देते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें और फिर इसको देख के बनाते रहें, ठीक है। चलिए अब फिर देखते हैं। इसके लिए जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है कि औसत कितना लाभ मिल रहा है उसको पूरे परियोजना में, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो पूरे परियोजना में किसी भी निवेशक को कितना लाभ मिल रहा है उसको ये बताता है। तब इसका फार्मूला होता है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। ये होता है PT माइनस D अपान N अपान समेशन ऑफ T0 प्लस CT1 अपान 2, ठीक है।
अपॉन एन इंटू 100। बस यही है इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले पे अगर हम रखें एग्जाम्पल दैट, अगर मान लीजिए कोई भी परियोजना है, कोई कोई परियोजना, निवेशक परियोजना करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसके लिए हम कैसे इसके माध्यम से हम उसका औसत लाभ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि 10 साल का मान लीजिए 8 साल का परियोजना है, ठीक है। ये होता क्या है कि पीटी माइनस डी अपॉन एन क्या बता रहा है, टोटल ये बता रहा है कि उसका जो पीटी मतलब शुद्ध लाभ है, मतलब टोटल लाभ है, ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट को बताएगा। जब नेट प्रॉफिट को बताएगा तो उसके बाद अगर आप एन से भाग देंगे तो क्या बता दे रहा है, उसका जब जैसे ही एन का भाग देंगे ना, वो औसत, जो उसका औसत मान है, प्रॉफिट का औसत मान है, वो बताएगा, ठीक है। जैसे इसका भाग देंगे और फिर जब इसको मतलब कि इससे अगर भाग देंगे कैपिटल में और फिर एन से भाग देंगे तो ये औसत पूंजी को बता रहा है, निवेशित पूंजी को। और फिर जैसे ही समेशन, देखिए इसमें अगर समेशन है तो इसका मतलब है कि पूरे साल के लिए जितने भी उसमें 1 2 3 4 साल 10 साल दिया गया उस पूरे के लिए। और जो CT0 और प्लस CT1 क्या है, देखिए CT0 है वो प्रारंभिक निवेशित पूंजी को बता रहा है और CT1 अंतिम निवेशित पूंजी को बता रहा है जो अंतिम में हुआ है। भागा एन अगर करेंगे तो ये पूरा जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज प्रतिफल या बोल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकल जाएगा। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए कोई परियोजना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई परियोजना है, ठीक है, उसका जो शुद्ध लाभ है मतलब पीटी माइनस डी अपॉन एन, 8 साल का परियोजना है, कोई परियोजना, ध्यान से सुनिएगा, 8 साल का परियोजना है, ठीक है, और पीटी माइनस डी कितना है उसमें, 5,50,000 है, 5,50,000 है, ठीक है, पीटी माइनस डी। और जाहिर है कि यन साल के लिए है, ये पूरा समेशन के रूप में दिया गया है कि 8 साल के लिए, मतलब प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन घटाने के बाद दिया गया है। अब औसत निकालने के लिए हमने यन से भाग दिया और फिर इसका भी औसत निकाला, फिर यन से भाग दिया और फिर आप इसका जब इससे भाग देंगे प्रॉफिट से तो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। तो इसीलिए हम इसको दे रहे हैं। अब यन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यन पर। अब हम इसको भाग देंगे किससे, अगर मान लीजिए CT0 प्लस CT1 अगर इसका समेशन करते हैं तो अगर मान लीजिए पूरा कास्ट अर्थात CT0, यहाँ पे CT0 है और फिर उसके साथ साथ CT1 कितना है, 95,000, ठीक है, और फिर 8 से भाग देंगे अब इंटू 100। अब देखिए हाँ ये आखिर आया कहाँ से, आखिर क्यों दे रहे हैं, तो हमारे पास एक किताब है करुणाकर राम त्रिपाठी सर का और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, तो उसमें ये दिया गया है। हम आपको ये जो ग्राफ है इसको हम अभी वीडियो में डाल देंगे, ठीक है, वीडियो में एडिट करके डाल दे रहे हैं, तो आप इससे आप इसको देख के लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। जो 8 है उससे 8 काट देंगे और फिर यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो इधर है तो 3 जीरो यहाँ से हम काट देंगे तो बच कितना जाएगा, 550 बटा 495। अब इसका 100 से गुणा कर देंगे तो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आ रहा है 1.11%, 111.1। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 111.1%, 1% आ रहा है, चूंकि ये और एक आ रहा था लेकिन हमने केवल एक बार ही पॉज कर दिया है। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में इतना आता है, ठीक है। अब देखते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे देख रहे हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में अगर आप देखें तो ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ, इसमें केवल इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न लेखांकन प्रतिफल की गतिविधि, ये बता रहा है कि जो कोई कंपनी स्टेब्लिश करता है तो उसको अपने लेखा मतलब कि जो उसका विवरण होता है जो अपने डायरी में लिखता है, ठीक है, डेली ब्यौरा लिखता है कितना लगा कितना आया, तो उसके हिसाब से जो प्रॉफिट को गणना करता है अपने डायरी के हिसाब से, उसमें वो केवल C0 का उपयोग करता है, अर्थात वो C1 का उपयोग नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, C1 का उपयोग नहीं करता, अंतिम पूंजी का उपयोग नहीं करता, केवल वो चाहता है कि C0 पे मिल रहा है कि नहीं, केवल C0 से ही उसका बट्टा करता है, बट्टा होता है भाग देता है, ठीक है, अपने लाभ की गणना करता है। तो देखिए कैसे होता है ये ACRR इक्वल टू PT माइनस डी अपन एन, बहुत ईजी है, C0 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने निकाला इसको, कितना निकला था,
ये निकला था, पहले हम देख लेते हैं फिर, ठीक है। अब n अपान C0 कितना था, या उसमें अगर आप देखेंगे जो हमने ग्राफ दिया है उसमें 1,00,000 रुपया है, ठीक है, 1,00,000 रुपया है, फिर 100। अगर आप देखेंगे C0 का मान वहाँ पे 1,00,000 रुपया है जो हमने दिया है उसमें, आपको स्क्रीन शॉट लेने के लिए कहा है। अब देखिए इसमें होता क्या, आप इसका 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दें, एक से एक और काट दें, ठीक है। अब कितना यहाँ पे n की जगह पे आप 8 लिखेंगे ना। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 100 काट दें तो बच के कितना, 550 अपान 550 अपान 8। अब इससे अगर दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 68.75%। तो जो ए सी कितना है, ACRR जो है ना वो 68.75% आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक बार मिटा के हम लिख देते हैं, ACRR इक्वल टू 68.75% आ रहा है, यही है एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फिर हम जो न्यू थियरीज है लागत लाभ विश्लेषण के बारे में, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में, हम उसकी चर्चा करेंगे। आज के आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो ठीक है, नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।